मॉर्निंग बच्चों। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इस पे हम लोग क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड रिलेटेड प्रोविजन, सेक्शन 56 टू 59। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, अपने को इसको पूरा फोकस करना है। ओके, हाँ। तो अब देखो बेसिकली मीनिंग क्या होती है, शायद आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, इसको हम ट्रांसफरी कहते हैं। ट्रांसफरी जिसके नाम पर शेयर ट्रांसफ़र होने वाले हैं वॉलेंट्रीली, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और वो बेसिकली फुल्ली पेड होना चाहिए, मतलब जिसका पैसा आप कंपनी को पूरा पे कर चुके हो। बेसिकली बोल रहा हूँ मैं आपको। जब भी ये वर्ड आया मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जब ये वर्ड आया इसके दो मायने होंगे। पहला कि जो ट्रांसफ़रर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो खुद डिसाइड कर रहा है कि मुझे शेयर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफर को ये बात पता ही नहीं है, ट्रांसफर कौन है नहीं पता, है ना। ही डिसाइडेड। जैसे नॉर्मल ट्रांसफ़रर में दोनों एप्लीकेशन लिखते हैं कंपनी को, ट्रांसफ़र भी और ट्रांसफरी भी, है ना। यानी ट्रांसमिशन का पहला मतलब क्या हुआ, व्हेन द ट्रांसफरर डिसाइड टू ट्रांसफ़र द शेयर्स बट नो एप्लीकेशन बाय द ट्रांसफरी, है ना। उसको नहीं पता कि भैया मेरे को शेयर मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले। और एक ट्रांसमिशन होता है जब ट्रांसफ़रर की डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो इंसेन हो जाए, तो वो जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हायर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सिंपल है, अगर आपको अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है। सेक्शन 56 और 56(1) अच्छे से बताता हूँ मैं। मान लो एक व्यक्ति ए कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको शेयर को ट्रांसफ़र करना है बी को। ये हो गया ट्रांसफ़र, ये हो गया ट्रांसफरी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, मालूम क्या, कंपनी के हेड ऑफिस से, ये कंपनी की वेबसाइट से, ये कंपनी के शेड्यूल बैंक से एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र डीड। वो आपको लेना पड़ेगा, उस पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, ट्रांसफरी का नाम लिखना पड़ेगा, दोनों की साइन होगी, डेट होगी कब आपने साइन किया, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होगा, आप फीस पे कर चुके हो उसकी पूरी की पूरी। ठीक है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड होगा वो, दोनों की सहमति होगी उस पर। ठीक है, और आप इसको जिस दिन फॉर्म लोगे और फिलअप करोगे और जिस दिन एग्जीक्यूट करोगे स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी। उसके 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 60 डेज़ के अंदर, ये सब होने के बाद 60 डेज़ के अंदर किसको दोगे, कंपनी को दोगे कि नहीं दोगे, देना ही देना है आपको। फिर कंपनी देखेगी कि भाई कौन ट्रांसफ़रर है, कौन ट्रांसफरी है ना। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों के नाम पे रहेगा, या तो ट्रांसफ़रर के नाम पे या ट्रांसफर के नाम पे, क्योंकि दोनों अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ख़रीदना है और मुझे बेचना है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको भूलना नहीं है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझा मैंने क्या बोला आपको, है ना। ओके, और अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट जैसे लिखा है ना यहाँ पर, अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, तो ये भी चल जाएगा। अगर ये होगा ट्रांसफ़र के पास में तो ये भी आप सबमिट कर सकते हो कंपनी के पास में। मगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिटेलिंग भरने के कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर आपको कंपनी को देना ही होगा। फिर कंपनी उस पर रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है, वो जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो जैसे आपने दिया 60 दिन में, है ना, तो कंपनी ये सब काम करने के लिए कितने दिन लेगी, 30 दिन। 30 दिन में कंपनी को बताना होगा कि कंपनी ट्रांसफ़र को अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, चाहे अप्रूवल हो या रिफ्यूज़ल हो, कंपनी को अगले 30 दिन में बताना ही पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। 56(1) क्या कहता है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र नॉट डिलीवर्ड, ये घूम गया किसी वजह से, ठीक है, याद रखना घूम गया, तो कंपनी क्या करती है कि नुकसान ना हो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी को, है ना। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है ना कि किसी के नुकसान की भरपाई कर देना, क्योंकि अब उनका इंस्ट्रूमेंट तो घूम गया मगर उनको शेयर तो बेचना है। तो कंपनी क्या करेगी, हम आपको पढ़ाते हैं।
कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार शेयर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि इनके ऑलरेडी पैसे लग चुके हैं या सामने वाला ख़रीदने को रेडी है, तो उनको नुकसान ना हो, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी बिना इंस्ट्रूमेंट के भी ट्रांसफ़र अलाउ कर सकती है, अगर कंपनी को ऐसा लगता है तो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर ऐसा लगता है तो। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। प्रॉपरली डेट होना, फिलअप होना, स्टैम्प होना, दोनों के सिग्नेचर होना, दोनों की डिटेल्स होना, कितने दिन के अंदर देना है, 60 डेज़। क्या सबमिट करना है आपको, 2 चीज़ें, शेयर सर्टिफिकेट वो तो करना ही पड़ेगा ना, कौन करेगा वो सबमिट, ट्रांसफ़र। और अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या सबमिट करोगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, और अगर घूम गया वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा कि आपको ट्रांसफ़र अलाउ करना है या नहीं करना है। क्लियर। और कंपनी कितने दिन लेगी जवाब देने के लिए, 30 दिन। एक्सेप्ट करेगी कि रिफ्यूज़ल करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जो है उस पर ये 56(1) के जो एप्लीकेशंस हैं, जब भी अपन ने पढ़े ऊपर अभी 56(1) वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। स्पेशली किस में एप्लीकेबल नहीं होते मालूम क्या, जब गवर्नमेंट कंपनी क्या इशू करती है, बॉन्ड, उस पर 56(1) के जितने भी अपन ने प्रोविज़न पढ़े वो सब एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर गवर्नमेंट कंपनी में लोग बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बॉन्ड सर्टिफिकेट अगर घूम गया मान लो, तो वहाँ पर ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बॉन्ड चल जाएगा। जैसे अपन ने अभी पढ़ी ना पीछे कि अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट घूम गया तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट चल जाएगा, वैसे यहाँ पर बॉन्ड सर्टिफिकेट घूम गया तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट चलेगा ट्रांसफ़र और ट्रांसफर के लिए। 56(1) मगर एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, गवर्नमेंट कंपनी में, ध्यान रखना। ओके, मगर किससे रिलेटेड एप्लीकेबल नहीं होगा, रिस्पेक्ट टू बॉन्ड्स। ओके, और एक और जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है वो किसने हेल्ड करके रखा है, नॉमिनीज़ ने। गवर्नमेंट के जो नॉमिनीज़ होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, है ना। गवर्नमेंट क्या होता है, इन लोगों को अपने नॉमिनीज़ बनाती है, गवर्नर को, है ना। ठीक है, इन लोगों पे भी ये जो प्रोविजंस है, 60 दिन, शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर, अब कंपनी पर डिपेंड है कि कंपनी को सब सेक्शंस को फॉलो करना है कि नहीं करना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर शेल नॉट बी इफेक्टेड। कंपनी के जो पावर्स है वो आप छीन नहीं सकते, ध्यान रख लेना। जो कंपनी को इंटीमेशन है ट्रांसमिशन का किसी भी सिक्योरिटी के लिए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम एनी मेंबर, अभी मैंने बताया आपको, अगर ट्रांसमिशन वर्ड आया मतलब ट्रांसफ़रर अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है और वो लेटर उसने खुद लिखा है, उसमें ट्रांसफरी की तरफ से कोई भी एक्सेप्टेंस, है ना, या रिफ्यूज़ल या किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई है, ये ट्रांसमिशन का पहला रूल है। ट्रांसफ़र में कैसा पढ़ा है मैंने ऊपर आपको, वहाँ दोनों लेटर लिखते हैं कि मैं, मेरे नाम पर शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ट्रांसफरी लिखता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ट्रांसमिशन के टाइम पर कंपनी के पावर्स वही रहेंगे जो ऊपर थे। ठीक है, फ़र्क इतना है कि जो ट्रांसमिशन है उसमें सिर्फ एप्लीकेशन कौन लिखेगा, ट्रांसफ़र अलोन। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अपने पावर्स को यूज़ करके, ध्यान देना, कंपनी बोलती है भाई तू अकेले बेच रहा है, यानी तू खुद डिसाइड कर रहा है कि बेचना है, तो एक काम करती हूँ, पहले मैं ट्रांसफरी से पूछ लेती हूँ कि वो रेडी है कि नहीं तेरे शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, देखो जब तक कि ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड नहीं होगा, जब तक कंपनी नोटिस ना दे दे किसको, ट्रांसफरी को, और उससे पूछ ना ले, तो लिखा है ना कि तू भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद इन 2 वीक्स, उसको बताना पड़ेगा ट्रांसफरी को 2 हफ्ते के अंदर कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर मेरे नाम पर शेयर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में दोनों एप्लीकेशन लिखते हैं, ट्रांसमिशन में सिर्फ ट्रांसफ़र लिखता है, ये ध्यान रखना। तो जो ट्रांसफरी है उसे बताना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, और कंपनी के पास ये पूरा पावर है कि जब तक कंपनी उससे पूछ ना ले, कंपनी ट्रांसफ़र को रजिस्टर्ड या एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये नीचे दिया हुआ है कब कब कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है, कौन कौन से ट्रांसफ़र में या कौन कौन सी इशूइंग में। जब हम कंपनी से शुरुआत में शेयर खरीदते हैं एज ए सब्सक्राइबर, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर हमको सर्टिफिकेट इशू करती है,
2 महीने के अंदर। अगर शेयर अलॉट किए जाते हैं तो तब भी कितना, 2 महीने के अंदर। अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है, अब भी तो पड़ा है यार 30 दिन, 1 मंथ करना ही पड़ेगा ना आपको। ट्रांसमिशन में भी 30 दिन, 1 मंथ, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में भी, ठीक है। और अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर है तो कितना टाइम ले रही है कंपनी, 6 मंथ, है ना। मगर ये जितने भी रूल है 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये सब इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो तुरंत होना चाहिए ना। डिपॉजिटरी मोड में याद है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें महीने नहीं लगते हैं। इसमें तो तुरंत डिटेल्स दी जाती है डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी तुरंत डीपी को देता है, और डीपी किसको देता है, शेयर होल्डर को, बेनिफिशियल ओनर को। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? डिपॉजिटरी मोड मतलब समझा ना आपको? कंपनी, डिपॉजिटरी, डीपी, और उससे बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, समझा पक्का? अब देखो, अब ये ट्रांसमिशन का दूसरा फॉर्म आ गया। अगर कोई डिजीज़्ड पर्सन है जो मर चुका है तो उसके शेयर किसको ट्रांसफ़र होंगे? डेफिनेटली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होंगे कि नहीं होंगे? तो इवन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, भले उसके नाम पर अभी तक शेयर ट्रांसफ़र हुए हो या ना हुए हो, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, एक समय मिलता है ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे वो आज मरा है समझ लो 1 तारीख को, तो एक समय मिलता है रिप्रेजेंटेटिव को कि तुम्हें शेयर होल्डर बनना है या नहीं बनना है। जब तक उसने हाँ या ना नहीं भी बोला है, भले वो होल्डर हो या ना हो, तो अगर वो ध्यान देना, तो अगर वो इस पीरियड में किसी को शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने हाँ या ना बोलने के बीच में, तो वो कर सकता है ऐसा। आप उसको मना नहीं कर सकते। देखो लिखा ना, वैलिड अगर वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भले होल्डर नहीं है, ठीक है। और अगर वो किसी और को शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो चलेगा, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि वो डिसीज़ मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रॉम डिसीज पर्सन और टू रिफ्यूज़। एंड इफ़ ही रिफ्यूज़, और अगर उसको चाहता है कि मैं किसी और को शेयर ट्रांसफ़र करूँ तो वो कर सकता है, भले वो उस वक्त होल्डर हो या ना हो, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के टाइम पर कौन बनता है आपका शेयर होल्डर? सर जो ऑफिशियल असाइनी होते हैं, क्रेडिटर्स। और इंसेनिटी के टाइम पर कौन बनता है? गार्जियन। जैसे आप बीमार हो गए तो अगर कंपनी ये जितने प्रोविज़न मैंने आपको पढ़ाया इसको फॉलो अगर नहीं करेगी तो फ़ाइन लगेगा। जितने भी सब सेक्शन हमने पढ़े थे 1 to 5, तो कंपनी को इतना फ़ाइन लगेगा, 25,000 रुपये लेके 5 लाख, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? समझ में आया? और ऑफिसर को कितना लगेगा? 10,000 से लेके 1 लाख तक, है ना। अब डिपॉजिटरी मोड में मैंने अभी आपको पढ़ाया है। डिपॉजिटरी मोड में तो भाई तुरंत आपको शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि पूरा देखो जो बेनिफिशियल ओनर है, जो शेयर होल्डर है, वो तो पूरी तरीके से डीपी पे बेस्ड है, उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया, डीमैट अकाउंट। तो अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, गलत तरीके से शेयर को ट्रांसफ़र करते हैं, या गलत तरीके से मना करते हैं, या गलत तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसको ट्रांसफ़र करना नहीं चाहता था, तो देखो उनको फ़ाइन लगेगा, सज़ा होगी 447, होगी कि नहीं होगी, है ना। और डिपॉजिटरी को होगी सज़ा बेसिकली, क्योंकि उसी के हाथ में तो था सब कुछ। कौन है डिपॉजिटरी? NSDL और CDSL, भूलना नहीं है। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 56, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आप जो हो वो आप हो नहीं, मतलब आप बोल रहे हो कि आप शेयर होल्डर हो, ठीक है, या आप शेयर होल्डर से रिलेटेड हो, बट एक्चुअली आप हो नहीं। मतलब यू आर शोइंग योर आइडेंटिटी दैट यू आर ए शेयर होल्डर और यू आर रिलेटेड टू शेयर होल्डर, बट एक्चुअली यू आर नॉट। जो क्या लिखा है इसमें, झूठ बताना। इफ़ अ पर्सन धोखे से अगर पर्सोनिफाइड करता है कि मैं उस सिक्योरिटी का ओनर हूँ, या वो शेयर मेरे हैं, या वो शेयर वारंट मेरा है, या वो कूपन मेरा है, जो कूपन मिलते हैं ना डिविडेंड के लिए, झूठ बोल के कि उसका मतलब वो ए के हैं, बी आके बोलता है कंपनी को कि मैं ए हूँ, पर्सोनेट कर रहा है, झूठ बता रहा है कंपनी को, और वो कंपनी से किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इंटरेस्ट ले लेता है, या शेयर वारंट या कूपन ले लेता है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये धोखा ही हुआ ना एक प्रकार का, गलत किया कि नहीं किया उसने। तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी
सज़ा मिलती है। देखो यहाँ पर पनिशमेंट मिल रहा है उसको, सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि ये तो फ्रॉड हुआ ना, कम से कम 1 साल की सज़ा उसको मिलेगी और फाइन 3 साल तक की भी हो सकती है, और फाइन भी लगेगा उसको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। पर्सोनेट का मतलब है ना, याद है, आप वो हो, आप वो बता रहे हो जो आप वो नहीं हो, यानी आप ओरिजिनल शेयर होल्डर नहीं हो बट आप बता रहे हो कि आप हो, और उसी बहाने आप बहुत सारे इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो, जो इंटरेस्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर है, समझा? चलो बढ़िया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ पहले तो बताओ मेरे को। चलो बढ़िया। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल। अभी मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 58 कि कंपनी अगर रिफ्यूज़ करना चाह रही है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर तो कितने दिन के अंदर रिफ्यूज़ करना होगा? आपको मना करना होगा तो 30 डेज़ के अंदर, है ना, कि भैया हम तुम्हारे शेयर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो 30 दिन के अंदर बता दो ट्रांसफ़रर को, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में, है ना, और ट्रांसमिशन में भी दोनों ट्रांसफ़रर को आपको बताना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में आप दोनों को बताओगे क्योंकि दोनों की एप्लीकेशन थी, और ट्रांसमिशन में सिर्फ ट्रांसफ़रर 30 डेज़ के अंदर बताना ही पड़ेगा आपको। प्राइवेट कंपनी जो होती है लिमिटेड बाय शेयर वाली, अगर वो रिफ्यूज़ करती है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन तो, या पब्लिक कंपनी, दोनों को 30 डेज़ के अंदर बताना ही होगा। ठीक है, समझे? जिस दिन उनको एप्लीकेशन आया उसके 30 डेज़ के अंदर। क्लियर हुआ? क्या बोला? पक्का? क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है ना उसमें जो शेयर्स है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो पब्लिक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको रिफ्यूज़ करना। तो अपन ने जो ऊपर प्रोविज़न पढ़े सब सेक्शन 158 का, ये मोस्टली प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड पड़े, क्योंकि वो लोग मना कर सकते हैं, है ना, उनके पास रीज़न होते हैं मना करने के ना। जैसे उनको लगता है कोई हमारे कंपनी के शेयर्स को ख़रीद के कंपनी में अनवांटेड कंट्रोल ना कर ले, ना, तो उनको रीज़न्स बताने पड़ते हैं कि हम जो रिफ्यूज़ल दे रहे हैं हमको वो पावर हमारे आर्टिकल ने दिया है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमारा इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, मगर वो जितने भी रिफ्यूज़ल है आपको वो सब 30 डेज़ के अंदर बताना है। पब्लिक कंपनी ये सब काम वो बेसिकली नहीं करती, क्योंकि जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रांसफर और ट्रांसफरी। तो ये जो रिफ्यूज़ल है ये बेसिकली हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। क्लियर हुआ? तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में जो रिफ्यूज़ल है वो किस किस को बताएगी? प्राइवेट कंपनी दोनों को, ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी। और ट्रांसमिशन में सिर्फ किसको बताओगे आप? ट्रांसफर। ठीक है, पक्का? समझा? अरे समझा कि नहीं समझा भाई? समझा कि नहीं समझा? अब मान लो कंपनी ने मना कर दी, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दी कि भाई मेरे को तुम्हारे शेयर इशू नहीं करने तुम्हारे नाम पर, तो जो ट्रांसफरी होता है ना वो क्या करेगा? अपील करेगा किसके पास में? ट्रिब्यूनल के पास में, रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़। कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर, है ना। मैंने कैसा समझा ना, कंपनी ने रिफ्यूज़ की कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर। तो जिस दिन आपको रिफ्यूज़ल का नोटिस मिला आप भी 30 डेज़ के अंदर किसके पास अपील करोगे? ट्रिब्यूनल के पास में। ध्यान देना। और अगर कंपनी ने 30 डेज़ के अंदर आपको नहीं बताई कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो फिर ट्रांसफरी को मिलेंगे 60 दिन। तो अल्टीमेटली लॉजिक समझा? तो अल्टीमेटली 30 ही हो गया ना। यानी कैसा? इफ़ नो नोटिस हैज़ बिन सेंड, कंपनी ने अगर नोटिस नहीं भेजा तो कितने दिन के अंदर? 60 डेज़। तो इन्हें मतलब 30 दिन अज्यूम कर लेगा ट्रांसफरी के कंपनी के पास थे, और 30 दिन मेरे जो मुझे एक्चुअली मिलने वाले थे अपील करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। इफ़ अ पब्लिक कंपनी अगर विदाउट सफिशिएंट रीज़न रिफ्यूज़ करती है 30 दिन के अंदर, है ना, ये आपको लॉजिक समझ रहा है ना। 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन जाती है, कंपनी को कितने दिन मिलते हैं हाँ या ना बोलने के लिए? 30। जब वो हाँ या ना बोलेंगे, ना, है ना, ठीक है, आपने 60 दिन के अंदर भेजे, कंपनी को मिले 30 दिन, फिर आपको और मिलेंगे 30 दिन उसके ख़िलाफ़ अपील करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल प्राइवेट कंपनी अगर नहीं बताती है 30 दिन में, तो वो 30 दिन और आपके 30 दिन से 60 डेज़ आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है। और कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया आपको कि भैया, पब्लिक कंपनी ने, कि हम आपको शेयर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, रीज़न नहीं बताया, है ना। तो पब्लिक कंपनी के इसमें शेयर होल्डर को मिलेंगे, कंपनी को कितने दिन के अंदर बताना है? जल्दी बताओ।
ना। तो कितने दिन हो गए टोटल? 90 डेज़ हुए कि नहीं हुए, है ना। अगर विद इन ए पीरियड ऑफ, फ़र्क क्या है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में? जब ऊपर प्राइवेट कंपनी मना कर रही है तो अगर टाइम पीरियड में मना करेगी तो कितना टाइम मिलेगा? 30 दिन। और अगर टाइम पीरियड में मना नहीं की तो जो 30 उनको मिले थे वो, और आपको जो 60 दिन। पब्लिक कंपनी में आपको टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। अगर 30 डेज़ में वो बता देते हैं आपको, है ना, कि भैया हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ध्यान देना। तो जैसे ही उन्होंने आपको बता दिया कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो अगले 60 दिन के अंदर आप अपील करोगे। किसके पास में? किसके पास में? जल्दी बोलो। ट्रिब्यूनल के पास में। और अगर कंपनी ने 30 डेज़ के अंदर नहीं बताया तो टोटल कितने दिन मिल रहे हैं फिर पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर को? 90 डेज़। 30 वो जो कंपनी को मिले थे और 60 वो जो शेयर होल्डर को मिल रहे हैं अपील करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आया प्राइवेट कंपनी में कितने दिन मिलते हैं आपको? 2 रूल है। अगर 30 दिन में आ जाता है तो और अगले 30 दिन, और 30 दिन में नहीं आया तो टोटल मिला के 60 दिन। और पब्लिक कंपनी में अगर रिफ्यूज़ल 30 दिन में आ गया तो आपको नेक्स्ट 60 डेज़ मिलेंगे अपील करने के लिए। और अगर वो 30 डेज़ में रिप्लाई नहीं आया तो वो 30 और हमारे 60 ऐसे 90 डेज़ होते हैं। ठीक है, समझा। अब ट्रिब्यूनल के पास गई एप्लीकेशन, पार्टीज़ ने बोली भाई कि हम लोगों का जो शेयर है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ये तो गलत है। तो ट्रिब्यूनल के पास 2 पावर होंगे, या तो वो एक्सेप्ट करेगा एप्लीकेशन को या डिसमिस कर देगा। तो अगर मानो उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो तुरंत कंपनी को बोलेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अलाउ करो, ट्रांसमिशन अलाउ करो, तुरंत प्रोविज़न को फॉलो करो। तो जिस दिन ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा अलाउ करने के लिए 10 डेज़ के अंदर कंपनी को वो करना ही पड़ेगा, है ना। यानी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अलाउ करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तुरंत आपको अपने रजिस्टर्स में एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब जो ट्रांसफर है उसका नाम लिखना पड़ेगा एज ए शेयर होल्डर, ट्रांसफ़र का नाम हटाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, क्लियर है। और अगर कोई नुकसान हुआ ट्रांसफरी को तो डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। और अगर कंपनी ट्रिब्यूनल की ये बात नहीं मानती है, जो मानना ही पड़ेगा आपको मजबूरी में, तो मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है डायरेक्टर्स को फ़ाइन के साथ। ठीक है, डेज़ में कंफ्यूज मत होना, वीडियो दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला हूँ आपको पूरा समझेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये रिफ्यूज़ल है, ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो बोला आपको। प्राइवेट कंपनी देखो आ गया ना, 30 दिन। अगर 30 दिन में रिफ्यूज़ कर दिया तो आपको अगले 30 दिन मिलेंगे अपील के लिए। और अगर 30 दिन में नहीं बोला तो टोटल 60 दिन तो अज्यूम कर लोगे आप। पब्लिक कंपनी में कितने दिन मिलेंगे? 30 दिन कंपनी के, 60 दिन आपके। और 30 दिन में जवाब नहीं मिला तो टोटल 90 डेज़। फिर अगले 10 दिन में सर जब भी जजमेंट आया ट्रिब्यूनल का तो अगले 10 दिन में आपको उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। ये 2 चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो आपको सब फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया। सेक्शन 59 क्या बोलता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी जब भी शेयर्स को ट्रांसफ़र करती है, सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करती है, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में क्या होगा? सर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में ट्रांसफरी का नाम आ जाएगा रजिस्टर में, उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ शेयर, ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो उसको बेनिफिट मिलेगा ना। डिविडेंड के बेनिफिट मिलेंगे, या कोई राइट इशू है तो राइट इशू का बेनिफिट मिलेगा, बोनस इशू है तो बोनस इशू का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, रेक्टिफाई नहीं करती है, उसका नाम नहीं लिखती है, चाहे ट्रांसफ़र की प्रोसीजर में हो या ट्रांसमिशन में, देखो लिखा ना रेमेडी टू द एग्रीड पर्सन, कंपनी ने कोई चेंजेस ही नहीं लाई काय में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, है ना। विदाउट रीज़न कंपनी क्या कर रही है? डिले कर रही है, उसका नाम डाल रही नहीं है, उसका नाम लिखा था तो हटा दिए, है ना। उसका नाम देखो लिखा, ओमिट करना मतलब हटा देना, अननेसेसरी डिले करना, किसी और का ज़बरदस्ती नाम लिख देना। मतलब जिस व्यक्ति को एक्चुअली वहाँ पर होना चाहिए ट्रांसफरी, जिसका नाम आना चाहिए, उसका नाम आ ही नहीं रहा है ना। जो मेंबर नहीं है, जो शेयर बेच चुका है, उसका नाम अभी लिखे हुए हो, हटा नहीं रहे हो, सीज़ नहीं कर रहे हो उसको, तो क्या करेगा? वो अपील करेगा किसके पास में? बेसिकली तो ये कौन होगा? ट्रांसफरी होगा। अपील करेगा किसके पास में? ट्रिब्यूनल के पास में, कि कंपनी मेरे नाम पर शेयर्स को रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, अननेसेसरी डिले कर रही है जानबूझ के बार। जो मेंबर नहीं रहा उसका नाम अभी लिखा हुआ है, मैं मेंबर बन चुका हूँ, मेरा नाम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और अगर
ठीक है, पक्का। और अगर ये कंपनी की जो ट्रांसफरेबिलिटी है, अगर ये कंपनी इंडिया के बाहर है तो फिर इंडिया के बाहर कौन सा कोर्ट होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। होता ना, इंडिया के बाहर की कंपनी में भी तो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी होती है। इंडिया के बाहर मतलब इंडियन कंपनी जो बाहर है, इंडिया के बाहर मतलब कोई दूसरी कंपनी नहीं। क्लियर हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आ सकता है। तो ये ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने या तो अपील को एक्सेप्ट करेगा या अपील को डिसमिस करेगा, है ना, और कंपनी को डायरेक्शंस देगा कि जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांसफ़र में और ट्रांसमिशन में 10 दिन के अंदर आपको उनका एंट्री रजिस्टर में करना ही पड़ेगा, है ना। तो फिजिकल अगर ट्रांसफरेबिलिटी है तो कंपनी को बोलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरेबिलिटी है तो डिपॉजिटरी को बोलेगा। ये ध्यान रखना, है ना। और डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे जो उनको उतने टाइम पर हुए अगर कंपनी को। ये एग्रीव पार्टी है ना, ये बेसिकली कौन होती है ध्यान रखना। बेसिकली बोल रहा हूँ ट्रांसफरी, मगर ट्रांसमिशन में ये ट्रांसफरी नहीं होगी। ट्रांसफ़र भी हो सकती है कि मेरा नाम आप हटा नहीं रहे हो जब मैं शेयर बेच चुका हूँ तो, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे चुका है कौन, ट्रांसफरी, प्लीज़ हटाओ ना, मुझे कहीं और पैसे लगाने, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसने स्पेसिफाई नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में ट्रांसफ़र ही होता है। ठीक है, क्लियर है। और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को या सेबी के एक्ट को, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट होता है ना कई बार ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र भी तो गड़बड़ कर सकते हैं ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि भैया ये जो ट्रांसफ़र है इसके मोटिव गलत है, ये अपने मैक्सिमम शेयर ट्रांसफरी को बेचना चाहता है, जो ट्रांसफरी है वो माइनर है, पार्टली पेड शेयर्स है, ये शेयर बेच के कंपनी पे कंट्रोल चाहता है। तो देखो यहाँ एप्लीकेशन किसने लिखा है, इन लोगों ने। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इनको बोलेगा कंपनी को कौन, ट्रिब्यूनल, कि तुमको जो ठीक लगता है करो। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो कंपनी और डिपॉजिटरी को बोलेगा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, गलत तरीके से शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जो तुमको ठीक लगता है करो, यानी मना कर दो, रिफ्यूज़ कर दो। ठीक है, पक्का समझा? क्योंकि ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र भी तो गड़बड़ कर सकते हैं ना। और अगर फिर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जाता है तो फ़ाइन लगेगा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को। अब किसको दिया ऑर्डर, कंपनी को, डिपॉजिटरी को। अगर तुमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो कर लो ना, ठीक, तो तुम मेरे ऑर्डर को मानो। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उस पर पनिश करो लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलो ग्रेट, पक्का समझा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस पर क्वेश्चन आ सकता है अपने को।